तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने ऐसा पढ़ा था कि एक चार्ज है और चार्ज के आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब हम उस चार्ज के आजू बाजू में जो पोटेंशियल रहेगा उस पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हमें एक चीज ध्यान में लानी पड़ेगी, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस। कोई बता सकता है? Conservative forces, when the work done against the force is stored in the form of potential energy, then the forces are called as conservative. Then the forces are called as conservative. ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये तो हमने देखा है। सो अब देखो ये कोई मेरा टेस्ट चार्ज है, सॉरी सोर्स चार्ज है। सोर्स मतलब जो फिक्स रहेगा, कैपिटल की, और इसके विसिनिटी में, इसके नियर बाय मुझे कोई दूसरा चार्ज लाना है प्लस क्यू। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में फोर्स रहेगा, एंड बीइंग सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस, ये फोर्स इस केस में ये रिपल्सिव फोर्स है। तो अब देखो, अब ऐसा रहते हुए मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा तो डेफिनेटली इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम का फोर्स बीइंग कंजर्वेटिव, क्या होने वाला है? दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अब आपको ध्यान में आएगा कि सर ये फोर्स, ये एक्चुअली दोनों के बीच के डिस्टेंस का फंक्शन रहेगा 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू छोटा q अपॉन r स्क्वायर। The only thing which is variable is r, so this is variable force। और अगर आप इसको थोड़ा सा आगे लेकर जा रहे हो, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हो रही है dr, तो आप वर्क निकालोगे, वर्क इक्वल टू इंटीग्रल एफ आर डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रल क्यों लेना पड़ा? बिकॉज फोर्स इज वेरिएबल। ठीक है, और हाँ ऑब्वियसली अब इसको आगे लेकर जाने के लिए ये वर्क कौन करने वाला है? दिस वर्क विल बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ना। इंटरनल फोर्स तो इसको, इनके बीच का जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो तो रिपल कर रहा है। इस रिपल्शन के बीच में उसको उसके तरफ लेकर जाना, ऐसे केस में ये एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा।
अब आपको पता है हम ये एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाते हैं, तो ये एक्सटर्नल फोर्स जस्ट इनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके इतना ही लगाते हैं, सो दैट ये बॉडी का एक्सीलरेशन ना होते होते धीरे धीरे ही वो आगे बढ़े। तो इसलिए फिर आप ये वर्क को लिखते हो, दिस वर्क इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डी आर। ठीक है, और ये वर्क यहाँ पर, ये जो वर्क हो रहा है, दिस वर्क विल बी stored as potential energy। क्या सही है क्या? ये वर्क यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। इसको हम लिखेंगे, वर्क को तो लिखा है, वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डी आर। सो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप लिखोगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनली जितनी पोटेंशियल एनर्जी है माइनस इनिशियली जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो। इज इट क्लियर? दो तीन चीजें यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is independent of path followed but depends only on initial and final position। ठीक है, दूसरा, we consider potential energy to be zero at infinity। ठीक है, and hence and hence potential energy of a charge at a point in electric field can be considered as work done in moving that charge from infinity to the point in electric field।
क्या कहा? Potential energy of a charge at a point in electric field can be considered as work done in moving that charge from infinity to the point in electric field, या to that point in electric field. सिंपल है, कुछ भी नहीं कहा हमने। हमने कहा कि भैया देखो, ये कोई प्लस चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इंफिनिटी से अगर हम कोई चार्ज लेकर आ रहे हैं, तो इस चार्ज को लेकर आने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट पर, तो ये जो वर्क डन रहेगा, दिस वर्क डन विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज छोटा प्लस क्यू एट द पॉइंट पी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या सही है? और ये रिलेशन आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन R इंटू छोटा q। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पर साइन रहता है निगेटिव साइन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू छोटा q अपॉन R। सॉरी, हाँ, साइन पॉजिटिव रहेगा, वर्क डन निगेटिव रहेगा। ठीक है सर, वर्क डन निगेटिव क्यों रहेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ये डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच 180 डिग्री का एंगल रहेगा। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे आप 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू छोटा q अपॉन R। क्या सही है क्या? हाँ या ना? इंफिनिटी से उस पॉइंट तक आते वक्त जो वर्क किया होगा, दैट वर्क डन ऑब्वियसली पॉजिटिव वर्क रहेगा, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या सही है? जाए यहां से आगे। यस सर। ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? This is electrostatic potential energy of charge theta q in the electric field of charge capital Q। सही है? अब देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? सॉरी यार, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। अब हम कह रहे हैं electrostatic potential at this point P in the electric field of charge Q। So electrostatic potential होता है, अगर आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैपिटल Q के जगह, सॉरी स्मॉल q के जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इंफिनिटी से लेकर आते हो, तो दैट वर्क will be considered as electrostatic potential at that point। कुछ भी नहीं, इस छोटे q के जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसलिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहोगे 1/4πε0। किसके कारण है? कैपिटल Q के कारण। कौन से पॉइंट पर है? एट अ पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस R।
आया क्या ध्यान में? ये रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। U is electrostatic potential energy work done in moving charge q, छोटा q, from infinity to point P in the electric field. Point P की क्या खासियत है? It is at distance r from capital Q charge. Electrostatic potential क्या है? Work done in moving unit positive charge. कौन सा चार्ज है यहाँ पर? Unit positive charge from infinity to point P in electric field. ये पॉइंट P का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। दोनों रिलेशन को अगर आप ठीक से देखोगे तो V इक्वल टू U बाय Q, क्या सही है? दिस V इक्वल टू U बाय Q। इज इट क्लियर? Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज छोटा क्यू को लाने के लिए किया हुआ वर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए किया हुआ वर्क, दोनों के बीच में रिलेशन रहेगा कैपिटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दैट इज V इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन Q। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही। ठीक है। सो एखादे पॉइंट चार्ज के कारण ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रहने वाला है। अब जो बात हम कल कह रहे थे उसकी तरफ थोड़ा सा जाते हैं। चार्ज Q, इसके आजू बाजू में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ पर रखा है। यहाँ से डिस्टेंस है R, यहाँ पर है पॉइंट P। ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की है और आज हमने पोटेंशियल के बारे में बात की। क्या सही है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है? 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन R स्क्वेयर, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो। ठीक है। पोटेंशियल क्या आएगा? पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज वर्क डन। यह आ जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q बाय R। यहाँ पर फोर्स आएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस Q, अगर P पर आपने कोई प्लस Q चार्ज रखा तो ये फोर्स आने वाला है 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू छोटा q अपॉन R का स्क्वायर। और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ये आ जाएगी 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू छोटा q अपॉन R। क्या दोनों के बीच की सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस ध्यान में आया क्या? रिलेशन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इनके केस में R स्क्वायर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनके लिए रिलेशन में R है। रिलेशन आप इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे जाकर कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू force experienced by unit positive charge, potential will be potential energy per unit charge. Is it clear? Yes. पक्का? So, अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक ग्राफ बार बार पूछा जाता है।
देखो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। ये डिस्टेंस है 1 मीटर, 0.5 मीटर, 1.5 मीटर, आगे 2। अब देखो if the distance is smaller than unity, तो आपको एक चीज ध्यान में आएगी, r की वैल्यू 0.1, 0.5, 1, 5, 10। r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी वहां पर देखो तो 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। क्या ध्यान में आया? इफ r की वैल्यू इज स्मॉलर देन 1, तो r इज ग्रेटर देन r स्क्वायर। इफ r की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, देन r स्क्वायर इज ग्रेटर देन r। क्या सही है क्या? Yes. तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण when r की वैल्यू इज स्मॉलर देन 1, when r की वैल्यू इज स्मॉलर देन 1, तो r की वैल्यू ये r स्क्वायर से बड़ा रहेगा। मतलब v की वैल्यू छोटी रहेगी कंपेयर टू वैल्यू ऑफ e। बिकॉज r बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा, तो v की वैल्यू छोटी रहेगी। ये v का ग्राफ इस प्रकार से है। ठीक है। ये v का ग्राफ निकाला था अभी हमने। अब मैं e का ग्राफ निकालता हूँ। तो देखो व्हेन वैल्यू, जब r की वैल्यू 1 है तो r एंड r स्क्वायर सेम रहेंगे। सो फॉर r की वैल्यू 1, ये दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, r स्क्वायर बड़ा रहेगा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा, तो r स्क्वायर की वैल्यू बड़ी रहेगी, डिनोमिनेटर बड़ा, तो फ्रैक्शन छोटा, ये e नीचे आएगा इस प्रकार से। एंड जब r की वैल्यू 1 से छोटी है तो r स्क्वायर ये छोटा है, r स्क्वायर छोटा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी रहेगी, e की वैल्यू ज्यादा रहेगी। आया के ध्यान में? तो ये e एंड v का ग्राफ रहने वाला है इस प्रकार से। आया क्या ध्यान में? Yes. ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमें ध्यान में आया Q चार्ज के कारण किसी r डिस्टेंस वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल रहता है, ये पोटेंशियल है 1/4πε0 चार्ज Q डिवाइडेड बाय r। ठीक है। सो अब देखो अगर मेरे पास डायपोल होगा तो क्या होगा? तो डायपोल आपने देखा है, डायपोल इस प्रकार से रहेगा, +q एंड -q चार्ज, और इसके डायपोल के सेंटर से कोई r डिस्टेंस पर पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश अगर करते हैं तो हमें ध्यान में आएगा कि सर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है।
तो यहाँ पर जो पोटेंशियल रहेगा वो इन दोनों के कारण रहने वाला है। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका जनरल रिलेशन बन जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r²। P क्या है? P रहता है हमारा डायपोल मोमेंट Q इंटू 2a, निगेटिव टू पॉजिटिव, एंड थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन P बार एंड R बार। ये R बार, ये R बार की डायरेक्शन, ये P बार की डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा रहेगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया? कुछ भी नहीं, ये पोटेंशियल का रिलेशन ये प्लस क्यू पॉइंट से आर के पॉइंट पी के लिए लगाया, एंड ये v का रिलेशन माइनस क्यू पॉइंट से पॉइंट पी के लिए लगाया, बाकी कुछ भी नहीं किया है। और फिर ये r की वैल्यू पुट करते वक्त सिर्फ हमने यहां से कुछ तो इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक है, अभी सिर्फ मैं वो डेरिवेशन फिर से नहीं लेने वाला हूँ। यू कैन गो थ्रू इट, अगर नहीं आया तो आप यू कैन आस्क मी। ठीक है, सो ये r डिस्टेंस हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था। अब देखो, हमारे पास दो स्पेशल केसेस होती है। कौन कौन सी? ये पॉइंट P can be placed on axis of dipole, या it can be placed on equatorial plane। इक्वेटोरियल मतलब इसके सेंटर से पास होने वाला एंड डायपोल के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर। ठीक है, सेंटर से पास होने वाला एंड डायपोल के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला। ठीक है, एंड एक्सिस मतलब ये इस लाइन के ऊपर। ठीक है, सो ये वैल्यूज आती है। देखो एक्सिस पर आ गए तो थीटा की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी v इक्वल टू प्लस माइनस 1/4πε0 p अपॉन r²। एंड फॉर इक्वेटोरियल प्लेन ऊपर गए तो एंगल 0 हो जाएगा, नीचे आएंगे तो एंगल 180 हो जाएगा। cos 180 की वैल्यू माइनस आती है, -1 आएगी, इसलिए प्लस माइनस साइन आए हैं। ऑन इक्वेटोरियल प्लेन थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी एंड cos 90 इक्वल टू 0, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा। क्या सही है क्या? एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए पता होनी चाहिए। तो यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो दो पॉइंट है यहाँ पर। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
कोई बता सकता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो, सिस्टम ऑफ चार्जेस यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, यहाँ पर चार्ज Q3 है, और इन सभी के कारण ये कोई पॉइंट रहेगा। इस पॉइंट P पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस रह सकता है कुछ तो। R1, R2 एंड R3। तो इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा आपको पता है? सर पोटेंशियल मतलब क्या है? यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए किया हुआ वर्क। अब वर्क किसके अगेंस्ट करना है? तो इनके फोर्सेस के अगेंस्ट। क्या इनके फोर्सेस सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं क्या? हाँ सर। इस पॉइंट P पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए चार्ज पर लगने वाला फोर्स बिकॉज ऑफ Q1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ Q2 एंड Q3। Q3 के कारण लगने वाला फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ Q1 एंड Q2। सो जो फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स लगेगा, उस नेट फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पर पोटेंशियल लिखोगे, वो भी सुपरपोजिशन, हर एक के कारण जो वर्क रहेगा उस वर्क की एडिशन हो जाएगी। सो पोटेंशियल एट पी किसके कारण है? 1/4πε0 तो अपना आता ही है। किसके कारण है? Q1 के कारण। कितने डिस्टेंस पर है पॉइंट P? R1 डिस्टेंस पर। देखो रिलेशन वही है, 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, प्लस ऐसा ही मैं Q2 के कारण लिखूंगा 1/4πε0 जिसको कॉमन निकाल लेते हैं। किसके कारण है? Q2 के कारण। कितने डिस्टेंस पर है? R2 डिस्टेंस पर। वैसे ही Q3 के कारण रहेगा 1/4πε0 कॉमन निकाल लिया, किसके कारण है? Q3 के कारण, डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस R3। वही अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछी तो इसका मतलब इन तीन चार्जेस को, Q1 को, Q3 को एंड Q2 को लाकर आपने जो सिस्टम बनाई है, इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है ये आपको पूछा जाएगा। आया क्या ध्यान में? इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है ये आपको पूछा जाएगा। ये डिस्टेंस रहेगा R13, दिस इज R23, दिस इज R12। तो अब आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U इक्वल टू, देखो सबसे पहले मैंने Q1 चार्ज लाया, Q1 चार्ज लाया तो किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। तो Q1 पर कुछ फोर्स लग रहा था? बिल्कुल नहीं था। तो कुछ वर्क करना पड़ा? बिल्कुल नहीं करना पड़ा। फिर आपने Q2 चार्ज लाया, जब Q2 चार्ज को लाया तब Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो आपको Q1 के रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। दिस वर्क 1/4πε0 Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को लाया है, R12 डिस्टेंस पर लाया, इतना वर्क आपको करना पड़ा। प्लस अब Q1 Q2 है, अब आप Q3 को ला रहे हो। सो Q3 जब लाओगे तब Q1 भी फोर्स लगाएगा, या इस पॉइंट पर Q1 की भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q2 की भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। अब आ जाएगा 1/4πε0 Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में है
Q1 Q3 इनके बीच का डिस्टेंस R13, Q2 के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है 1/4πε0, Q2 Q3 अपॉन R23। क्या सही है क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जब कहते हैं तब सिस्टम को असेंबल करने के लिए जो वर्क किया गया, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब कोई और पॉइंट पर इन तीनों के कारण कितना पोटेंशियल रहेगा वो हमें निकालना होता है। क्या सही है? Yes. डिफरेंस ध्यान में आया है? तो यहाँ पर बेसिकली आपको नंबर ऑफ पेयर्स कितनी होती है ये कंसीडर करना पड़ता है। मतलब जैसे अगर 4 चार्जेस रहेंगे Q1, तो देखो सबसे पहले Q1 आया, किसी का फोर्स है क्या? कुछ भी नहीं। फिर Q2 आया, जब Q2 आया तो देखो ये Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस अगर ये मैं A मानता हूँ तो A। अब Q3 आया, अब Q3 आया तो यहाँ पर Q2 की भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q1 की भी है, तो यह आ जाएगा प्लस 1/4πε0। Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q3 आया है, कितने डिस्टेंस पर है? A√2, डायगोनल का डिस्टेंस। Q2 के कारण भी रहेगा तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन, अब डिस्टेंस है A, और अब आप Q4 ला रहे हो तो यहाँ पर Q1 की भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q2 की भी है, Q3 की भी है, तो अभी सभी आ जाएंगे 1/4πε0 Q1 Q4 अपॉन A प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन A प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन A√2। देखो कुल मिलाकर कितनी पेयर होगी? Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4, Q1 की सब पेयर होगी। Q2 की Q1 के साथ ऑलरेडी हुई है, Q2 Q3 Q2 Q4। अब Q3 आ जाएगा, Q3 Q2 हो गया है, Q3 Q1 हो गया है, Q3 Q4 बाकी है, 4 की सभी के साथ की पेयर हो गई। तो टोटल 6 पेयर फॉर्म हो रही है। देखो हमारे पास 6 ही रिलेशन है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म हमारे पास है। सो बेसिकली इसको करते वक्त क्या करना ना, 1/4πε0 ये तो कॉमन ही रहेगा, नंबर ऑफ पेयर्स डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस। Q1 Q2 डिस्टेंस कितना है? A, देखो ये टर्म आ गई। Q1 Q3 डिस्टेंस कितना है? A√2, ये पेयर आ गई। Q1 Q4 डिस्टेंस कितना है? A, ये पेयर आ गई। Q2 Q3 डिस्टेंस कितना है? A, ये पेयर आ गई। Q2 Q4 डिस्टेंस कितना है? A√2, Q2 Q4 कहा गया? क्या आना चाहिए? ये Q4 चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये Q4 आया ना, पहले Q1 के लिए, फिर Q2 Q3 एंड Q2 Q4, ये ऐसा चाहिए ना। ये आखिरी जो 4 आ रहा था उसके लिए हमने लिखा है 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 Q4, 2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले 3 के लिखा है Q3 Q4 और फिर A√2 मतलब Q2 Q4, ठीक है। सो देखो Q2 Q4 डिस्टेंस कितना है? A√2, ये पेयर आ गई, एंड फाइनली Q3 Q4 ये पेयर आ गई।
तो ऐसी पेयर्स लेकर कंसीडर करते हो तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या ठीक है? Yes, sir. ओके